Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, कॉमन प्रॉब्लम भी है और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं PCO, तो आप इसके बारे में मुझे कहा गया कि कुछ एक्सप्लेन करें, तो आज हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। PCO से रिलेटेड सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंसिडेंस बता दूं कि ये तकरीबन एक तो ये कॉमन है बिटवीन 18 इयर्स टू 44 इयर्स एज में, मतलब तकरीबन 18 साल से लेके 44 साल तक की जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनमें ये कॉमन होगी। और इसका इंसिडेंस जो है ये थोड़ा सा वेरी करता है। कुछ बुक्स में मेंशन किया गया है कि हर 10 में से जो एक ख़ातून है ना, उनको ये मसला है 1 in 10। नॉर्मली इसका इंसिडेंस जो यंग फीमेल में देखा गया है वो है 6 to 8%, यानी हर 100 में से तकरीबन 6 to 8 जो फीमेल्स होंगी उनमें ये प्रॉब्लम कॉमनली देखी जा रही है। PCO से रिलेटेड मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये कोई एक सिस्टम से रिलेटेड जो है ये मसला नहीं है। PCO के पेशेंट जब डॉक्टर के पास आते हैं तो मोस्टली ये 3 मेजर इनकी जो है ना कंप्लेन होती है, इनके मसले होते हैं। उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो पहला मसला सबसे ज़्यादा देखा गया है इनमें वो ये है कि या इसे कहते हैं ओलिगोमेनोरिया या एनोव्यूलेशन। मतलब ये कि वो पेशेंट आके कहती हैं कि इनको पीरियड्स जो है वो हो ही नहीं रहे, यानी या तो बिल्कुल होते ही नहीं हैं और अगर होते हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं। मसलन एक हेल्दी फीमेल है तो उनको एक साल में उनके पीरियड्स जो हैं वो 12 टाइम्स तकरीबन आ जाएंगे। लिटिल बिट वेरिएशन जो है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द साइकिल हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन PCO के केसेस में इनके जो पीरियड्स हैं वो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि साल में 3 से 4 दफ़ा होते हैं। और उसको भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये पीरियड्स हैं। होता क्या है कि जब पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं तो इन लोगों को मेडिकेशन पे आना पड़ता है। इनको इस तरह की ये टैबलेट्स लेती हैं जिसके बाद जो है ब्लीडिंग होती है और उसका ड्यूरेशन जो है वो कम से कम इनको एडवाइस किया जाता है कि जब 3 मंथ्स हो जाएं और आपको पीरियड्स मतलब नहीं हुए हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं विथड्रॉल ब्लीडिंग। अब विथड्रॉल ब्लीडिंग को समझने के लिए आपको मैं एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हमें जो ये जो पीरियड्स होते हैं हर माह ये कैसे होते हैं। ये नॉर्मली होता क्या है कि यूट्रस के अंदर एक जो उसकी इनर लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो एक हेल्दी फीमेल में मतलब जो ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होती है, एक हेल्दी ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करती है और उसके बाद जो है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस में जो इनर लेयर में कुछ चेंजेस आती हैं और आफ्टर 2 वीक्स यानी उस वक्त प्रीवियस पीरियड्स को तकरीबन 1 माह होने लगता है तो ये लेयर जो होती है इनर एंडोमेट्रियल लेयर जो है ये शेड ऑफ यानी टूटती है और टूट के आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको आप कहते हैं पीरियड्स। अब होता क्या है कि PCO की जो केसेस में तो नॉर्मली ना ओव्यूलेशन हो रही है ना उनके रेगुलर पीरियड्स हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है कि ये लोग मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं, जिसके बाद यही लेयर जो है ये शेड ऑफ होती है और इसको हम कहते हैं विथड्रॉल ब्लीडिंग। दूसरे नंबर पे जो PCO के केसेस में देखा गया है जो मसला वो होता है मैरिड औरतों में। ये ख़वातीन जो होती हैं ये प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करना चाहती हैं लेकिन ये प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही होती और इनफर्टिलिटी के इन केसेस में देखा गया है कि तकरीबन 75% जो रीज़न है वो ओवेरियन रीज़न कंसिडर की गई है, क्योंकि इसमें एनोव्यूलेशन होती है इन फीमेल में। अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉपर हेल्दी जो एक प्रॉपर गुड साइज़ का जो एग होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है वो बनता ही नहीं है।
ये सिंड्रोम जो है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि पैसेज ऑफ टाइम ये हमारी बॉडी के जो दूसरे सिस्टम हैं उनको भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए इसको प्रॉपरली डायग्नोज करना और इसको ऑन द स्पॉट ट्रीट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे पीसीओ की पेशेंट जो हैं वो अगर उनको बाकी दो मसले नहीं हैं तो वो आती हैं कि जी हमारे फेस पे बॉडी पे जो हैं वो गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो आ जाते हैं बिल्कुल मेल पैटर्न स्टाइल में। और उसके अलावा क्या होता है कि एक्नीस यानी फेस पे ये ऐसे दाने वगैरह से बनना शुरू हो जाते हैं, ऑयली सी स्किन वगैरह हो जाती है। और उसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो हेयर फॉल है या कह लें कि उनके बाल जो हैं वो बहुत ही थिन से हो जाते हैं, बल्कि हेयर लॉस जो है वो भी इन केसेस में देखा गया है। अच्छा, मैं एक बात आपको साइड बाय साइड क्लियर करती जाऊं कि जैसे मैंने फ़र्स्ट इनकी जो कंप्लेन आपको बताया ओलिगोमेनोरिया और विड्रॉल ब्लीडिंग और ये सब कुछ, और उसमें मैंने मेंशन की है नंबर ऑफ़ साइकिल्स कि वो हो सकता है कि इनको 3 से 4 दफ़ा जो हैं वो साल में इनके पीरियड्स आते हों। ये मैं आपको बताती जाऊँ कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब होता क्या है कि ये एक नेचुरल क्वेश्चन है कि मतलब पीसीओ जो है वो होता क्यों है। एक तो ये कि फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिक्स का भी इसमें रोल है, और उसके साथ साथ थोड़े से कुछ दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो ये चीज़ काज करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जी पीसीओ जो है वो होता क्या है। इसको सिंपल वे से हम देखेंगे तो ये हार्मोन इम्बैलेंस की एक गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ हैं जो हमारी ओवरी जो है वो स्क्रीट करती है, और कुछ ऐसा है जो ब्रेन से स्क्रीट होते हैं, और ये हार्मोन जो होते हैं हमारे नॉर्मल साइकिल को जो है वो रेगुलर रखते हैं। तो इनमें जब भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी सिस्टम जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले इसकी काज में देख लें कि जो मोटापा है, ओबेसिटी है, उससे क्या होगा इन पेशेंट में जो इंसुलिन हार्मोन है, आप सब ने इंसुलिन का नाम सुना होगा, लेकिन अब ये जो मोटी ख़वातीन होती हैं इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी इंसुलिन को उतना रिस्पॉन्स नहीं करती जितना एक नॉर्मल हेल्दी गुड वेट बॉडी जो है वो करती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि जब ये इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये और एक हार्मोन है जिसे कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। ये एक मर्दाना हार्मोन है जो कि फ़ीमेल की बॉडी में इसको टेस्टोस्टेरोन वगैरह इसके फर्दर जो टाइप हैं ये एक ख़ास लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जो गैर ज़रूरी बाल और इस तरह की जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताई हैं फ़ीमेल की बॉडी में वो आना शुरू हो जाएंगी। तो होता क्या है कि ये जो इंसुलिन है ये एंड्रोजन हार्मोन को ज़्यादा कर देती है। इसके साथ साथ जो पीसीओ की जो पेशेंट हैं उनमें चूँकि ओवरी जो है उसकी जो शेप और उसकी जो एनाटमी है उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ये ओवरी जो होती है हेल्दी ओवरी से डिफरेंट होती है, इसका साइज़ भी मोर देन 10 ml अगर अल्ट्रासाउंड में है वो देखा जा सकता है। प्लस इस ओवरी में छोटी छोटी सिस्टिक फॉर्म जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, और अल्ट्रासाउंड में इनकी जो अगर देखें तो ये बिल्कुल एक फ़ीमेल जो नेकलेस टाइप जो है ना वो लुक आती है। तो अब ये क्या होता है कि चूँकि ये ओवरी हेल्दी नहीं होती तो ये इट्सेल्फ भी एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ज़्यादा पैदा कर रही होती है। तो अगर देखा जाए तो ये मोटापा और साथ में ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड ओवरी है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो ये दोनों मिल के जो हैं ये मेजर काज ऑफ पीसीओ और उसकी सिम्टम्स का बायस बन रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 तो ये कि कुछ पेशेंट में जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री बता चुकी हूँ कि कोई भी फ़ीमेल जिसमें मतलब वो ओवरवेट है
प्लस उसकी जो है साइकिल इरेगुलर हैं, उसके अलावा अगर उसको हर्सुटिज़म है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हैं, एक्नी हैं, या अगर वो मैरिड हैं और वो नोन केस ऑफ इनफर्टिलिटी हैं, तो आप क्लिनिकल हिस्ट्री से ही काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पेशेंट जो हैं वो नोन केस ऑफ पीसीओ हैं। उसके बाद क्या होगा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें नंबर 1 है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे बहुत ही अच्छी पिक्चर जो है वो पीसीओ की देखी जा सकती होती है। इसमें ओवरी जो है मोस्टली मोर देन 10 ml साइज़ की भी होती है, प्लस इसमें छोटी छोटी सिस्टिक फॉर्म में जो हैं वो फॉलिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, और अल्ट्रासाउंड पे इनकी अपीयरेंस जो है लाइक का नेकलेस टाइप नज़र आ रही होती है। तो ये कंफर्मेशन होती है पीसीओ की बाय अल्ट्रासाउंड। उसके साथ साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हार्मोनल लेवल को चेक करने के लिए करवाई जाती हैं। ये हार्मोन्स के नाम जो हैं मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख दूँगी। सबसे पहला हार्मोन है FSH। ये हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी अच्छी एग ग्रोथ के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ये पीसीओ पेशेंट में बहुत कम होता है। दूसरा हार्मोन जिसे हम LH कहते हैं, ये जो है पीसीओ वाली पेशेंट में तकरीबन अपनी नॉर्मल रेंज से 60% ज़्यादा होता है। ये दोनों हार्मोन FSH एंड LH ये जो है हमारे ब्रेन से जो है सिक्रीट होते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। एज आई टोल्ड यू कि ये इसको मर्दाना हार्मोन कहते हैं, और जब भी ये अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो फीमेल में जो है वो मेल्स की तरह जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और पीसीओ केसेस में अगर इनका टेस्ट करवाया जाए तो तकरीबन ये नॉर्मल रेंज से 70% ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम इंसुलिन का लेवल जो है वो ब्लड में चेक करें तो वो भी अनफॉर्चुनेटली पीसीओ केसेस में 50% ज़्यादा होता है। अब आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया कि जो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हमने करवाई हैं टू चेक सम हार्मोनल लेवल, तो इनमें से एक हार्मोन FSH मोस्टली कम होता है, और बाकी तकरीबन जो हार्मोन्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, चाहे वो LH है या एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह है और इंसुलिन, ये जो हैं ये अपनी नॉर्मल रेंज से जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की एक गेम है जो कि आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, और वो है मैनेजमेंट। तो हर जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट का मसला क्या है। सबसे पहले तो आते हैं उन बच्चियों की तरफ, उन यंग फीमेल्स की तरफ जिनका मसला ये है कि उनके साइकिल्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, और साथ ही साथ वो ओबीस भी हैं, ओवरवेट हैं। आपका BMI जो है वो बिटवीन 19 to 25 रेंज के अंदर होना चाहिए। अब वेट रिडक्शन का फ़ायदा क्या होगा, आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो साइकिल है वो तकरीबन रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। ड्यूरेशन मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ है, क्योंकि बाकायदा मेंशन किया गया है कि 5 to 10% फीमेल में, काफ़ी बड़ी रेशो है, उसमें विदिन 6 मंथ जब उन्होंने अपना बॉडी वेट को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो है उनके साइकिल जो है वो रेगुलर हो गए। ये मैंने आपको बताया है वो चीज़ जो आपके अपने हाथ में है, जिससे आप अपना आपको खुद ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अब होता क्या है कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन फिर भी आपका जो है वो मसला जो है वो हल नहीं हो रहा, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू जो आपकी डायग्नोसिस कुछ बनेगी तो उस लिहाज से क्या होगा कि डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगी। अब दूसरे नंबर पे वो जो मैरिड फीमेल्स हैं और वो कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन ड्यू टू एन ओव्यूलेशन कि उनमें एग ही प्रॉपरली नहीं बन रहा, तो ये जो फीमेल है इनको पहले तो वही सबसे पहले आपको वेट रिडक्शन जो है वो उसको फॉलो करना है, और अगर आप विद इन नॉर्मल रेंज में आ गई हैं तो फिर आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन कुछ इस तरह की मेडिसिन है जो कि टैबलेट फॉर्म में भी हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हैं, इंजेक्शन फॉर्म में, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगी जो एग ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आप में हाईली ओव्यूलेशन चांसेस हो जाएंगे और इंशाल्लाह प्रेगनेंसी जो है आपकी हो सकती है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ओवरी जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, तो उनके लिए क्या होता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट को बाय लेप्रोस्कोपी जो है उनकी ओवेरियन ड्रिलिंग सिस्ट जो ओवरीज में बनी होती हैं उनको रप्चर किया जाता है, जिसके बाद जो है वो ओवरी काफ़ी हद तक नॉर्मल अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा पीसीओ में जो मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ की जा रही है वो हर एज की, मतलब वो छोटी बच्ची से लेके मेच्योर जो फीमेल हैं, यंग फीमेल हैं, उनमें भी यूज़ जो की जा रही है वो होती है मेटफॉर्मिन। ये आपकी वो जो इंसुलिन लेवल जो मैंने बताया कि वो ज़्यादा हो जाता है और वो इटसेल्फ एंड्रोजन को भी ज़्यादा कर देता है, ये उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। मैं ख़ास तौर पे मदर्स को ये एडवाइस करूँगी कि काइंडली अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे उनकी डाइट को और उनका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उस पे ज़्यादा तवज्जो दें और रेगुलर किसी भी किस्म की एक्सरसाइज या कोई और फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट रखें। अदरवाइज़ क्या होगा, जब तक आप ये मेडिसिन लेते रहेंगी आपका साइकिल रेगुलर रहेगा और जो ही आप इसको छोड़ेंगी ड्यू टू योर वेट अगेन आपको वही प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो कोई सोल्यूशन ना हुआ। थर्ड नंबर पे वो बच्चियाँ या वो फीमेल जिनके चेहरे पे एक्ने या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मतलब अजाफी गैर ज़रूरी बाल वगैरह हैं, तो इनके लिए जब ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिज़ल्ट आ जाएगा और अगर इसमें पीसीओ डायग्नोस नहीं होता तो फिर डॉक्टर जो हैं वो आपको मज़ीद आपकी कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे ताकि वो आपका सोर्स ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें कि ये जो मर्दाना हार्मोन है अगर ये ओवरी जो स्क्रीट नहीं कर रही तो ये कहाँ से आ रहा है, तो फिर आपको जो है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जो है आपको मैनेज किया जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो पीसीओ है उसमें ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, इस तरह से हम उनको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और डिफरेंट जो भी आपकी डायग्नोसिस बनेगी उस लिहाज से आपको ट्रीट कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो ये बताती जाऊँ कि ये सिर्फ इतना सा ही मसला नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करेंगे, डायग्नोस और ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये किस तरह से आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के जो दूसरे सिस्टम हैं उनको कैसे अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीओ के केसेस में जो है ना हाईली चांसेस हैं कि वक्त गुजरने के साथ आपको डायबिटीज़, शुगर टाइप 2 जो है वो हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर आप ट्रीटमेंट के साथ जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो 5 मंथ के बाद प्रेगनेंसी के आप में जीडीएम जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो बहुत कॉमनली जो है नॉन केस ऑफ पीसीओ में देखी गई हैं। फिर इन पेशेंट को बहुत ही क्लोज़ मॉनिटरिंग की थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरत रहती है। सेकंड नंबर पे है कि ये जो पीसीओ के पेशेंट हैं इन फ्यूचर इनमें जो है कार्डियक सिस्टम जो है वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हो सकता है, जिससे इनको दिल के मसले या हाइपरटेंशन वगैरह जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो इसका एक और नुकसान है वो है यूट्राइन कैंसर, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर। अब वो क्यों होता है कि जब इनको नॉर्मल पीरियड्स नहीं होते तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इनमें जो इनर लेयर ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम है वो थिक होना शुरू हो जाती है, मोटी होती जाती है। हम इनको क्यों विड्रॉल ब्लीडिंग या 3 माह के बाद मेडिसिन क्यों देते हैं कि ये जो लेयर है ये शेड ऑफ हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे इस लेयर की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, इसको कहते हैं हाइपरप्लेसिया। और हाइपरप्लेसिया जो है वो फर्दर जो है रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर जो है जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं उसके चांसेस को बढ़ा देता है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट ऑफ पीसीओ, ताकि आप जो हैं इसको लाइट मत लें। मैंने कोशिश तो की है कि इस हार्मोनल डिस्टर्बेंस को आपके साथ थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें एंड टच द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो जो है वो मिल सके।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।